हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज अपन आ चुके हैं ये बात करने के लिए कि भाई जेईई 2024 में अपन फिजिक्स में अच्छे स्कोर कैसे करें, ठीक है क्या। तो आइए देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अच्छा स्कोर अपन फिजिक्स पे कर पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि जेईई 2023 में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल था, ठीक है क्या। तो आप देख सकते हैं 206 मार्क्स पे 99.5 परसेंटाइल था लास्ट ईयर 2023 अगर मेन की अपन बात करें, और 99 परसेंटाइल आपका 190 मार्क्स पे था, ठीक है क्या। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो परसेंटाइल है ना, ये बेसिकली ईयर टू ईयर वैरी करती है, वो डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, पेपर के क्वेश्चंस के लेवल पे, ठीक है क्या। तो अगर मैं आपसे खुले खुले तौर पे बात करूं, तो अगर आप ये टारगेट कर लें कि 210 से 220 मार्क्स का अगर आप टारगेट करें, तो आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका टारगेट होना चाहिए 210 से लेके 220 मार्क्स तक, क्योंकि ये ईयर टू ईयर वैरी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है क्या। तो इस तरीके से आप देख लीजिए 98.5 परसेंटाइल 170 मार्क्स पे था लास्ट ईयर। तो आपका टारगेट होना चाहिए एक अच्छे परसेंटाइल के लिए कि आप 210 से लेके 220-25 तक आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर करने का, ठीक है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं जेई मेन 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो अभी आपके ये दिमाग में होगा कि भाई अपन कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है जो कम टाइम में अच्छी स्कोर की जा सके, ठीक है क्या। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो आपका लिस्ट में आता है वो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपका सबसे ज्यादा वेटेज है, आप देख सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है, ठीक है क्या। और ये फिजिक्स का वन ऑफ द इजिएस्ट पोर्शन है, ठीक है क्या, मॉडर्न फिजिक्स। तो इस पे आपको अच्छी कमांड करनी है। समझ में आई क्या बात। मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ने में करीब करीब, अगर आप देख लो तो 25 लेक्चर्स लगते हैं मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। और मॉडर्न फिजिक्स अकेले 25 लेक्चर में आपको जितना मार्क्स दे सकता है, अगर अपन 11वीं के पोर्शन मैकेनिक्स की बात कर लें, काइनेमेटिक्स टू रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसको करीब करीब आप 5 महीने पढ़ते हैं 11th में, और वो अकेले आपको जितना मार्क्स दे सकती है, सिर्फ 25 दिन के पढ़ाई पे उतनी मार्क्स आपको दे सकती है। और तो इस हिसाब से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन हो जाता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट आ जाइए थर्मल फिजिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें भी 3 to 4 क्वेश्चंस पर ईयर पूछे जा रहे हैं, अगर लास्ट 2 से 3 साल का ट्रेंड अपन देखें तो, ठीक है क्या। और ये भी वन ऑफ द इजिएस्ट पोर्शन ऑफ फिजिक्स है, समझ में आई क्या बात। तो इसमें भी आपको काफी अच्छे से फोकस करना है, 11वीं का पार्ट है आपका। और इसका आप देख लीजिए 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बच्चों दोनों आ जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है क्या। ये भी अच्छा वेटेज रखता है, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन या 2 to 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं पर साल अगर हम बात करें, ठीक है क्या। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी इजी सा पोर्शन रहता है ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में अच्छा वेटेज रखता है, इस पे आपको काफी अच्छे से फोकस करना चाहिए। अभी अभी अगर आप 12th में हैं तो अभी अभी आप इसको पढ़ के मैग्नेटिज्म में गए होंगे। और अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं तो शायद कई जगह ये पैरेलल में भी चल रहा होगा 12th। तो आप इस पे फोकस करिए, काफी इजी सा पोर्शन है 12th का, ये चैप्टर कहते हैं अगर अपन, चैप्टर ये काफी इजी सा जो अच्छा खासा आपका वेटेज रखता है। 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ से आप 12वीं की बिल्कुल ही शुरुआत करते हैं आप, तो इससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, 3 to 4 भी ये वैरी करता है, ठीक है क्या। तो अगर आप देखें तो ये जो सारा पोर्शन है ये आपका जो है सबसे ज्यादा वेटेज में आ रहा है, ठीक है क्या। और इनमें से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे इसको, तो ये दोनों जो पार्ट है ये अपने आप में एक ब्रांच ही बन जाता है लगभग। और ये भी थर्मल फिजिक्स एक अलग से ब्रांच हो जाता है फिजिक्स का। तो इसमें क्या है कि ये दोनों काफी इजी रहता है हमें समझने के लिए, इसके क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है सिचुएशंस पे बेस्ड नहीं होते हैं, और ये काफी स्कोरिंग होता है। तो इस पे आपको बिल्कुल ही फोकस करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी में ये होना चाहिए, ठीक है क्या।
सिमिलरली आप इस पे ध्यान दीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ये हर जगह 12th में अभी चल रहा होगा, ड्रॉपर के विद्यार्थी भी शायद पैरेलल में इसको पढ़ रहे होंगे, तो ये आप ध्यान दीजिए। ये मैग्नेटिक्स में भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और अगर अपन बेसिकली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, ये जो दो चैप्टर्स आपके होते हैं। समझ में आई क्या बात? यूनिट एंड डायमेंशन 11वीं में शुरू पढ़ाया जाता है, इससे एक क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, पूछे जाते हैं इनमें एक क्वेश्चन, ठीक है क्या। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स, काफी बड़ा सा चैप्टर रहता है आपके लिए 11वीं में ये, और इसमें 1 to 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं पर ईयर पूछा जा रहा है, ठीक है क्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, देख लीजिए ना आप, लॉज ऑफ मोशन एक क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी एक क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एक क्वेश्चन, रोटेशन एक क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 4 क्वेश्चंस, और पीछे आपका काइनेमेटिक्स, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 क्वेश्चंस। और अकेले अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? 5 क्वेश्चंस। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैकेनिक्स को बिल्कुल जो है इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है, बट आपकी प्रायोरिटी में, चूंकि आपके पास अभी टाइम कम है, तो आपकी प्रायोरिटी में अभी मॉडर्न फिजिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम में आपको जितना स्कोर दे सकता है वो आपको मैकेनिक्स नहीं दे सकता है। लेकिन मैकेनिक्स में ये नहीं कर रहा हूं कि आपको उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस करके आपके सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? तो बातों का मतलब समझिए आप। नेक्स्ट अगर आप आगे चलते हैं अपन, ग्रेविटेशन आता है, एक क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं इसमें, एसएचएम एक क्वेश्चन, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी पलटिएगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड जो रहता है आपका, ठीक है क्या, इसमें एक क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस, एंड वेव्स, ठीक है क्या, इनमें से एक क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई एंड एसी, इसमें आप 1 to 2 क्वेश्चंस कह सकते हैं, इतने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आई क्या? तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये होगा कि आप 12th के पोर्शन पे अभी स्टार्टिंग पे जो है ना, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट है खास करके, तो ये जो पोर्शन से इस पे आप पहले अपना कमांड करिए, ठीक है क्या। और इस बार अगर अपन देखें तो 12th के पोर्शन में EMI AC भी आ जाता है, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड में आपके जो टॉपिक्स हैं, है ना, इन टॉपिक्स पे आप अच्छे से कमांड करिए अपना, चाहे आप यूनिट एंड डायमेंशन देख लें, एक क्वेश्चन पक्का पक्का इस पे रहता है, और काफ़ी इजी सा चैप्टर रहता है आपके लिए। समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमें पहले इन चैप्टर्स पे अपना कमांड करना है, ठीक है क्या। आगे देखते हैं अपन। अब अगर हम बात करें कि ठीक है सर, वेटेज इन चैप्टर्स का आ रहा है, ठीक है, अपन इस पे कमांड करेंगे, लेकिन कमांड करने के लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, मटेरियल अपन कौन कौन सा करें? तो सिंपल सी बात है, जो आपके कोचिंग में मटेरियल प्रोवाइड करा जा रही है, मटेरियल प्रोवाइड में कौन कौन सा है आपका, एक तो आपका कोचिंग के मॉड्यूल होंगे, ठीक है क्या, जिसमें जिसमें क्या होंगे, आपके डीपीपीज होंगे। तो मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज 1 होता है जनरली हर एक कोचिंग में, जिसमें जेई मेन का एक्सरसाइज होता है, अभी आपको एडवांस के एक्सरसाइज में फोकस अब नहीं करनी है ज्यादा, उन पोर्शन में ही एडवांस के क्वेश्चन में आपको फोकस करनी है। अगर हम खासकर 12वीं की बात करें, जो आपके कोचिंग में अभी रिमेनिंग पोर्शन है, जो जनरली आपका EMI AC चल रहा होगा हर जगह, तो जो रनिंग पोर्शन है उसमें आपको ध्यान देना है, चूंकि वो आप लर्न कर रहे हैं, तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपका एडवांस के परस्पेक्टिव से वीक हो जाएगा। लेकिन जो आपके रिवीजन के परस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, कि जो आप कवर कर चुके हैं, उनमें सिर्फ आप मेंस पैटर्न के क्वेश्चन पे ही ध्यान दें, क्योंकि आपके पास अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम मेन का अच्छे से चला जाए तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब सेकेंड अटैम्प्ट के लिए आप करेंगे तो उसमें मेंस प्लस एडवांस दोनों आपको करना है, क्योंकि मेंस आपका अच्छा स्कोर अगर उसमें आप अचीव कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपके पास अच्छा खासा मोटिवेशन होता है, और इधर आपका एक अच्छा सा रैंक क्योंकि सिक्योर हो जा रहा होता है, जिससे आपको एक अच्छी NID मिल सकती है, तो आप मोटिवेट होकर टुवर्ड्स आप IIT प्रिपरेशन जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए 2024 के जनवरी अटेम्प्ट पे, ठीक है क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है, रिवीजन में हर क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते थे तो आपके टीचर्स आपको स्टार मार्क करके क्वेश्चन लिखवाए होंगे, और दूसरा स्टार मार्क आपके लिए क्वेश्चन वो बन जाता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आप चीजों को सीख रहे थे, तो जो क्वेश्चन आपको बार बार तकलीफ दे रही थी, जो क्वेश्चन आप बार बार जिसमें गलतियां कर रहे थे, वो भी आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन हो जा रहा होता है। तो आप अपने डीपीपीज के उन स्टार मार्क क्वेश्चंस को, और एक्सरसाइज जो मेंस वाली है उनके स्टार मार्क क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने का क्या तरीका होगा कि बच्चे रिवीजन में क्या करते हैं, नोट्स पलटने लगते हैं, नोट्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने लगते हैं,
ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, रिवीजन का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर नोट उठाना है और लेक्चर नोट में जो क्वेश्चंस कराए गए होंगे आपको हर कोचिंग में, जहां आपको टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो नोट्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लास में लिए जा रहे होते हैं, वो क्वेश्चंस सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इजीली आप सीख रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने लेक्चर नोट के उन क्वेश्चंस को, खास करके जो स्टार मार्क्स है जो टीचर ने आपको हाईलाइट करवाया होगा, उसको रिवाइज करना है। और उस क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए आपको दिक्कत आ रही होगी, फंस रहे होंगे कहीं आप, तो अपने नोट्स में पीछे पलटिएगा, सोल्यूशन देखिएगा कि हाँ सोल्यूशन क्या था, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। कॉपी लेके ऐसे बैठ नहीं जाना है आपको कि हाँ भाई हाँ एक एक लाइन करके आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों जनरली क्या होता है कि थ्योरी हमें एक दो तीन बार एफर्ट मारने से समझ में तो आ जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि उस थ्योरी उन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए एक तो आपको अप्रोच आना भी चाहिए, और वो अप्रोच एट द इंस्टेंट आपको क्लिक करे, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जा रही है और आपको लग रहा है कि ठीक है आपका मेंस या एडवांस एग्जाम हो जाएगा, तो ये आप में इल्यूजन डेवलप हो चुका है। आपका अच्छा स्कोर तभी हो सकता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो। समझ में आई क्या? क्योंकि कॉन्सेप्ट का समझना, थ्योरी का समझना अपने आप में एक चीज है और उसका एप्लीकेशन दूसरी चीज है। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है क्या? उसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें एक चीज जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2, ये आप कर लीजिए। ये काफी अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करेगा, ठीक है क्या? और इसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। और ध्यान रखना है कि जब आप कोई एक चैप्टर कर रहे हो, जैसे आप काइनेमेटिक्स रिवाइज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नहीं कि आपने 10 क्वेश्चंस करे काइनेमेटिक्स के और आप जंप मार के दूसरे में चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम 60 to 70% पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर्स के करने हैं, तब ही जाके नेक्स्ट चैप्टर में आपको जाना है, ठीक है क्या? और इसमें एक चीज और करना है, आपको ये कोशिश करना है कि जो भी पीआईक्यू पूछे जा रहे हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन है जिसमें मान लो कि एक वेज है, ऊपर ब्लॉक है, और आपको पूछा गया कि वेज को कितने से मैं एक्सेलरेट करूं, कितनी फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक वेज दोनों साथ साथ चले, तो उस सिचुएशन में आपको ये भी एनालिसिस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जा रहे हैं, इससे और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इसी सिनेरियो पे बना के पूछा जा सकता है। समझ में आई क्या? जैसे कि आपको उसमें पूछा जा सकता है कि ठीक है उस ब्लॉक को वेज के बॉटम पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करनी है कि भाई ये सिचुएशन दिया था, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस सिचुएशन में क्या और पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है? यानी सिंपल अगर वर्ड में अपन बात करें कि पीवाईक्यू पे फोकस करनी है एंड डिराइव्ड पीवाईक्यू पे भी फोकस करनी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इससे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्या? उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि क्वेश्चंस को करने पे अपन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 3 मिनट का ही समय देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ सा होता है, तो बच्चों को मान लो 5 मिनट लग गया, तो वो डिमोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार हमें 5 मिनट क्यों लग गया, हमें तो 3 मिनट ही लगना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, आपको ये टारगेट सेट करना है कि जैसे मान लो आपने कोई 20 क्वेश्चन उठाया, ठीक है, और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम बाउंड करना है कि 60 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। यानी जब आप 59 to 60 मिनट जा रहे होंगे तो आप 20वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ये आपका ध्यान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 7वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 7वां क्वेश्चन 7×3=21 मिनट में हो ही जाए। कोई क्वेश्चन रिलेटिवली ज्यादा टाइम ले सकता है, कोई क्वेश्चन 3 मिनट से कम टाइम ले सकता है, वो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन की बात आती है। क्वेश्चन सिलेक्शन से हमारा क्या मतलब है? क्वेश्चन सिलेक्शन से ये मतलब है, ये जो क्वेश्चन सिलेक्शन एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी है, ये दोनों चीज रिलेटेड है आपके मॉक टेस्ट से। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप क्या करें कि टेस्ट में उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट करने इन द सेंस कि पहले चुनना नहीं है,
सिंपल सी बात है, पेपर आप करने लगे, मान लो पहले आपने फिजिक्स करना शुरू करा, समझ में आई क्या बात? तो आप क्वेश्चंस करने लगे और ये मतलब जिद पे आपको नहीं पड़ जाना है कि तीसरा क्वेश्चन हमसे शायद नहीं होगा लेकिन करना है, तीसरा टपक के मैं चौथा कैसे जाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कोई क्वेश्चन देखते ही लगे कि नहीं ये शायद टाइम टेकिंग हो सकता है या हमें परेशान कर सकता है, तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। समझ में आई क्या बात? जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में वो आपको पहले नहीं करने हैं, ठीक है? जो आपको देखते ही लगे कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, उन क्वेश्चंस को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर हमारा लास्ट में जो टाइम बचेगा तीनों पेपर करने के बाद, फिर उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो उसको बाद में अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आई क्या? स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है ठीक करने का, मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट दें। टेस्ट से आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये सोच रहे होते हैं क्वेश्चन देखते ही कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमने देखा हुआ है, ये तो हमसे हो जाएगा, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं फिर आपको पता लगता है कि यार यहाँ तो हम फंस रहे हैं, ये स्टेप हमसे नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी नहीं होती है, बच्चे स्टेप्स को जंप नहीं कर पाते। और मैं आपको एक और बात बता दूं, स्पीड मेंटेन करने के लिए खासकर अगर जेई मेन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, चूंकि अपन अभी जनवरी अटेम्प्ट जेई मेन की बात कर रहे हैं, तो आप जरूर जरूर क्वेश्चंस को करने में शॉर्टकट मेथड्स को फॉलो करें। क्या फॉलो करें? शॉर्टकट मेथड्स, है ना? जी मीन के पर्सपेक्टिव से शॉर्टकट मेथड फॉलो करना आपके लिए पूरा पूरा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें कम टाइम में क्वेश्चंस करने होते हैं। और जी मेन का पैटर्न ही क्वेश्चन का ऐसा है कि आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है जो कि शॉर्टकट मेथड से ना बने। फिर जब आप जनवरी फर्स्ट टाइम दे लेंगे तो आपका जो है मोटो सेकेंड अटेम्प्ट में और अच्छा स्कोर करने का भी होगा, और साथ ही साथ एडवांस की भी प्रिपरेशन और रिविजन होगी। बेसिकली प्रिपरेशन तो आप पिछले 2 साल से कर रहे होंगे, बट मैं रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मेंस पे फोकस करना है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल आप शॉर्टकट से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है जो आपका रनिंग टॉपिक है, रनिंग टॉपिक को शॉर्टकट मेथड पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, क्योंकि रनिंग टॉपिक जो आप लर्न कर रहे हैं उसमें आपको बेसिक फंडामेंटल से भी चीज़ों को सोचना आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जनवरी अटेम्प्ट देंगे और फिर एडवांस की तरफ आप जाएंगे तो आपको फिर फंडामेंटल अप्रोच की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरी चीज स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होगा कि आप स्टेप्स को जंप करना अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए। स्टेप जंपिंग ये जरूरी है। ये नहीं कि बच्चे टाइप अपन एकदम सोचते रहे कि हाँ ये स्टेप का बाद ये करना है, और स्टेप जंपिंग होगा कैसे? वो आपके प्रैक्टिस से आएगा। जैसे कि मान लो ये आप एक वेज ब्लॉक का प्रॉब्लम कर रहे हो, है ना, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये थीटा है, तो भाई ये वाला जो कंपोनेंट होगा mg का, इधर वाला mg साइन थीटा होगा तो इधर वाला mg कॉस थीटा होगा। ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये आपको इतना कंपोनेंट बना के दिखाना जरूरी नहीं है, बार बार एफबीडी बनाना नहीं है। आपको देखते ही एफबीडी आपके माइंड में आ जाना चाहिए, पता चले एफबीडी बनाने में आप 10 मिनट बेकार कर रहे हैं आप अपना। बात समझ में आई क्या? वो जो अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो जब पहली बार अपन चीजों को सीखते हैं तब कर रहे होते हैं, ठीक है? रिवीजन में आपको कोशिश करनी कि इन जंप स्टेप को आप जंप करने की प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग को आप उस तरीके से ट्रेन करें। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से मॉक टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के थ्रू आप अपने गलतियों को एनालिसिस कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। होपफुली आपका जेईई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट अच्छा जाए। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और अगर आपको कोई सुझाव लगे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।